आप सभी साथियों को नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल स्पेशल एजुकेशन पॉइंट विद हरी में आपका स्वागत है। आज हम जो है सेकेंड यूनिट जो रहेगी हमारी फंडामेंटल ऑफ स्पीच एंड स्पीच टीचिंग में सेकेंड यूनिट में हम कराएंगे डिस्क्रिप्शन ऑफ स्पीच साउंड के बारे में। अगर हम बात करें कि नॉन सेगमेंटल मतलब जो स्पीच साउंड के में हमारा दे रखा है नॉन सेगमेंटल यानी पिच एंड क्वालिटी है ना, इंटेंसिटी पिच एंड क्वालिटी के बारे में दे रखा है कि इसको हम है ना हिंदी में बोलते हैं गैर खंडीय। किस क्या बोल देंगे? गैर खंडीय। इसमें दो चीज़ हो जाएंगी। एक तो हो जाएगी जैसे अगर हम यहाँ पे देखें कि गैर खंडीय मतलब नॉन सेगमेंटेशन, यानी किसी भी भाषा में होने वाला कोई भी विरोधाभास या अध्ययन जिसे हम बोल सकते हैं कि स्वर विज्ञान के क्या के भीतर कोई अध्ययन या सुसंगत क्षेत्र देखा जा सकता है। मतलब सीधी सी बात है कि भाषा के ध्वन्यात्मक विश्लेषण को दर्शाना। ठीक है, कोई भी भाषा है अगर तुलनात्मक, इसका एक छोटा सा बहुत छोटा सा इतिहास है, ज़्यादा बड़ा इतिहास नहीं है इसका। और एक नैदानिक जो अगर प्रक्रिया को हम यहाँ पे इंक्लूड करें तो छोटी सी चीज़ निकल के आएगी परिणाम से। ठीक है, सीमित है और ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें ये स्पष्ट होना है कि स्वर ध्वनि को व्यक्त करने की जो प्रक्रिया है वो कैसी है और तनाव तंत्र को कैसे प्रभावित हम कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें शीर्षक अंतर्गत क्या हो सकती हैं चीज़ें और कैसे उपयुक्त हो सकती हैं। तो इसमें क्या होगा, इसमें जैसे हम अगर व्याकरण है, कोई शब्द है, मतलब शब्दों का जो हम भाषाओं का विश्लेषण करेंगे, स्वर है, ध्वनियों के जो ढांचे को तैयार करते हैं ना, वो चीज़ें इसमें आ जाती हैं। और हम भाषा का एक विशेषण के तौर पे, विस्तार के तौर पे कुछ शब्दों का मतलब ऐसा संबंध व्यवस्थित करते हैं जो विश्लेषण को परिभाषित करते हैं। मतलब हम एनालाइज करते हैं कि किसी चीज़ को अगर हम पढ़ रहे हैं, हम चीज़ को समझ रहे हैं ना, तो वो हमारे लिए क्या महत्वता देती है ना, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और मतलब एक जटिलता यहाँ पे ये भी आती है कि सुनने और समझने की जो प्रक्रिया उसमें भी जटिलताएं हमारे समक्ष क्या होती हैं, आती हैं। सीधी सी बात है, हमें नियमित जांच के फलस्वरूप उन चीज़ों को कर लेना चाहिए। अगर हम एक नियमित तौर पे एक पिच को तैयार नहीं कर पाते हैं, नॉन सेगमेंटल चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, स्वर ध्वनि में या तनाव में या किसी प्रकार का आवाज़ या स्वर संबंधी कोई चीज़ें समस्याएं हो रही हैं, है ना, तो ये सबसे बड़ी एक चीज़ हो जाती है यहाँ पे एक मतलब स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटी को नियमित जांच। मतलब हमें है ना वहाँ पे किस चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत है, वहाँ पे हियरिंग एंड स्पीच एंड हियरिंग इम्पेयरमेंट डिसेबिलिटी को लेकर के हम वहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। और दूसरी बात है, अगर यहाँ पे पिच की बात करें हम, यानी आवाज़ का उतार चढ़ाव, तो सीधी सी बात है आवाज़ का उतार चढ़ाव क्या है, यानी पिच का जो स्तर है, यानी जो भी स्पीच दे रहा है, जो भी क्या है वक्ता है, वो वक्ता की आवाज़ क्या है, औसत पिच है। मतलब एक नॉर्मली कंडीशन में काम कर रही है ना, वो समझ में आ रही है, तो वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और उच्चारण क्या है, उच्चारण कैसा है, मतलब कम है या ज़्यादा है। ठीक है, तो वहाँ पे वो चीज़ मध्य रखती है, वो चीज़ें सामने आती हैं। कोई भी व्यक्ति है, उच्च है, सामान्य है, निम्न है, तो इनकी क्या की जानी चाहिए, जांच की जानी चाहिए। मतलब कि कम क्यों है, ज़्यादा क्यों है, सामान्य क्यों है। तो आवाज़ जो है, आवाज़ का जो उतार चढ़ाव है वो कम या ज़्यादा क्यों है। तो अगर हम कोई एक वॉइस हम दे रहे हैं, कोई चीज़ हम बता रहे हैं, स्पीच हम कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है कि क्या बीच में हम रुक के बात कर रहे हैं, रुक के बोल रहे हैं, तो वो क्या है, तो उसका भी हमें क्या करना चाहिए, उसका भी हमें इवोल्यूशन करना चाहिए, मूल्यांकन करना चाहिए। और दूसरी बात यहाँ पे क्वालिटी। ठीक है, अब ये दूसरी अगर यहाँ पे बात करें किसकी, क्वालिटी की, यानी गुणों की। गुण क्या है, मुख्य रूप से अनुनादों पर प्रभावी रूप से निर्भर होते हैं। ठीक है, किस पर,
अनुनादों पर। अनुनादी क्या होते हैं? सीधी सी बात, अनुनादी मतलब वास्तविकता को एक प्रकार देना होता है कि मतलब एक जो लय है, जो आवाज़ की लय है, वो किस आधार पर है ना, कम है या ज़्यादा है। अगर यहाँ पे बात करें तो क्लासिफिकेशन डिस्क्रिप्शन ऑफ स्पीच साउंड की, किसकी? वाक ध्वनियों का वर्गीकरण और उसका विवरण। क्या करें? वाक ध्वनियों का वर्गीकरण और विवरण, क्लासिफिकेशन। अब यहाँ पे है ना वर्गीकरण कर लेना है। वर्गीकरण क्या है? जो हम ध्वनि उत्पन्न कर रहे हैं, मतलब साउंड हम क्या कर रहे हैं? उत्पन्न कर रहे हैं, उसके भौतिक और अभिव्यक्तिक तरीके क्या हैं, है ना, उसके जो भौतिक गुण हैं, जो फिजिकली क्वालिटी हैं, वो क्या हैं, और उसके अभिव्यक्ति के तरीके क्या हैं, वो जरूरी होता है। उसके आधार पर आधार बनाया जाएगा, तरीका बनाया जाएगा, जो ध्वनि को ध्वनिक वितरण का अध्ययन करने के लिए सफल प्रयास बनाने में सहायक होगा। ठीक है ना। तो हम तो यहाँ पे एक बात करेंगे, छोटी सी, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। हम यहाँ पे यूज करेंगे स्वर विज्ञान ध्वनियाँ। ठीक है ना। अब यहाँ पे जो साउंड स्पीच को लेकर के अगर हम बात करें तो यहाँ पे साउंड के बारे में, वोवेल्स कॉन्सोनेंट के बारे में, उतार चढ़ाव के बारे में, पिच के बारे में अगर हम चीज़ें पढ़ रहे हैं ना, तो ये हमारी नॉन सेगमेंटल चीज़ें आ रही हैं, तो जो कि डिस्क्रिप्शन ऑफ स्पीच साउंड को प्रभाषित करती हैं। सीधी सी बात है, यदि हम कोई मतलब जैसे वर्ड है, हमारा एक वर्ड है टीन या फिर पिन, है ना, तो टीन शब्द अगर हम यहाँ पे टी कैसे लगाया जाए, ठीक है ना, वैज्ञानिक ध्वनि में, अगर ध्वनि विज्ञान में इस चीज़ों को सोचा जाए तो क्या तरीका हो जिसमें हम टिन को यूज करें। तो जैसे कोई मतलब एक हवा में कोई विस्फोट होता है, या फिर एयर कोई एयर से संबंधित कोई चीज़ें सामने आती हैं, तो क्या है, हवा का छोटा या विस्फोट उत्पन्न होगा। ठीक है ना। मतलब सीधी सी बात है कि उच्चारण, अगर हम टी का उच्चारण करेंगे तो क्या है, साउंड ज़्यादा तेज आएगा, तेज भी आ सकते हैं, कम भी आ सकते, कम भी आएगा, सामान्य आएगा, या ओवर भी आ जाएगा। ठीक है। अगर यहाँ पे मतलब एक मतलब टी का तो उत्पादन प्रोडक्शन कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ क्या है, एक चीज़ और लग सकती है, इसमें अंग्रेजी शब्द का नहीं बदल पाता, टी ही रहेगा, टी, है ना। तो मतलब एक टी एक प्रकार से क्या है, एक एस्पिरेट सिस्टम को टी एस्पिरेट और अनएस्पिरेटेड दोनों चीज़ों पे यूज किया जा रहा है। तो हम ये ना, इस शब्द को हम क्या कर रहे हैं, इस शब्द को एक एस्पिरेटेड और सिट में टी है, यानी अनएस्पिरेटेड। अगर यहाँ पे बात करें, सीधी सी बात है, मतलब हम हिंदी में भालू, ठीक है ना, क्या हो गया, अगर यहाँ पे आकांक्षाओं का एक शब्द यहाँ पे परिवर्तित करके देखें, बदलाव कर करके देखें, बदलाव किस चीज़ में है, बदलाव एक चीज़ में है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों जो लैंग्वेज हैं उसमें चीज़ों को बताई। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो साउंड है वो दोनों में अलग अलग जा रहा है। समझ रहे हो बात को? मतलब यहाँ पे भालू हिंदी में लिखा है, तो मतलब अनएस्पिरेटेड और भालू में अनएस्पिरेटेड के बीच अंतर क्या है, ठीक है ना, बी को साइलेंटेड किया गया है। दूसरा, अंग्रेजी में अगर महाप्राण और अनप्राणित ध्वनि के बीच अंतर नहीं करती, मतलब इंग्लिश में भी एक अंतर नहीं हो पाता और हिंदी में भी अंतर नहीं हो पाता। मतलब यहाँ पे क्या नहीं हो पा रहा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में चीज़ें कंप्लीट नहीं हो पा रही हैं। तो हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऑफ स्पीच के बारे में बात करें, किसके बारे में, डिस्क्रिप्शन ऑफ स्पीच साउंड के बारे में बात करें, जिसमें क्या है, कुछ शब्द ऐसे हैं जो महत्ता को प्रदर्शित नहीं करते। और दूसरी बात है, मतलब एक मतलब बालू और भोलू, ठीक है, बालू और भोलू में हम अंतर नहीं कर पा रहे हैं, वो हिंदी में अलग आ रहा है, इंग्लिश में अलग आ रहा है। दूसरी बात यहाँ पे अगर हम बात करें तो भाषा विज्ञान तो हमारे साउंड से रिलेटेड है, मतलब एक चीज़ को हम बालू बोल रहे हैं तो भोलू बोल रही है,
तो हम दोनों के वर्गाकार क्या करेंगे, इनके बीच में मतलब ऊपर भी देखेंगे नीचे का भी देखेंगे। ठीक है, दोनों के कायांतर को ध्यान में रखते हुए इन चीज़ों को कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। कोई भी भाषा है, छोटी है बड़ी है ना, भाषा की सबसे छोटी एक ध्वनि इकाई को क्या है, स्वेनिंग कहा जाता है। स्वेनिंग क्या कहा जाता है, स्वेनिंग कहा जाता है। किसको, भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को क्या कहा जाता है, स्वेनिंग कहा जाता है। तो अगर यहाँ पे बात करें अंग्रेजी में, तो अंग्रेजी में भी बहुत ध्वनियाँ क्या है, मतलब साउंड्स जो है चेंज हो रही हैं। ठीक है, क्या हो रही हैं, साउंड चेंज हो रही हैं। अब यहाँ पे मतलब चीज़ों को हम, भाषा को हम तरीके से अलग अलग तरीके से बताने का अगर हम प्रयास करते हैं, तो यहाँ पे सीधी सी बात है कि हमारी साउंड जो हो रही है वो चेंज हो रही है, अलग अलग शब्दों के रूपांतर में चेंज हो रही है। तो किसी भी भाषा में, किसी भी स्वर में, किसी भी खोज में इसका उपयोग हम न्यूनतम एक जोड़े के रूप में या शब्दों के रूप में कर पा रहे हैं, जो कि एक दूसरे से अलग साबित हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि वो एक दूसरे से संबंधित ही हों, एक दूसरे से अलग भी हो सकते हैं या न्यूनतम भी हो सकते हैं। ठीक है ना। अंग्रेजी में टी डी वो भी समनिम्न है। ठीक है, वो भी अलग अलग ला रहे हैं। क्यों आते हैं, कुछ ऐसे शब्द हैं जैसे टी है, टी एच है, या फिर हम मोटे तौर पर अगर यहाँ पे कुछ ध्वनियों को, साउंड को हम उसमें डिवाइड कर लें तो सभी अलग अलग हैं, विभाजित की गई हैं। मतलब स्वर और व्यंजन, स्वर और व्यंजन यानी वोवेल और कॉन्सोनेंट का प्रभाव पड़ता है। इस डिस्क्रिप्शन ऑफ स्पीच साउंड में एक चीज़ कही गई है, बहुत सारी चीज़ इसमें लिखी गई है, लेकिन अगर हम यहाँ पे छोटी सी बात करें तो छोटी सी बात ये है कि स्वर और व्यंजन में, वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट में इस चीज़ का इफेक्ट पड़ता है। बहुत बार क्या होता है, कोई चीज़, मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ, दूसरा उसी चीज़ को कम से कम दो आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पे आर्टिकुलेशन निष्क्रिय और एक्टिव नॉन एक्टिव दोनों चीज़ें हो जाएंगी। तो आर्टिकुलेशन में क्या है, दो आवश्यकता हमारे यहाँ पे सामने हो सकती हैं। अब यहाँ पे अगर हम जैसे स्पीच प्रोडक्शन जब हो रहा है तो आर्टिकुलेशन यहाँ पे हम सक्रिय आर्टिकुलेशन यानी इसके नॉन एक्टिव आर्टिकुलेशन हम रहता है। एक्टिव में क्या होगा, एक्टिव में डायरेक्शन आगे की तरफ बढ़ती जाएगी, क्या गया, इंक्रीजिशन पावर बढ़ती चली जाएगी। और आगे फिर क्या होता है, जिसमें हम एक चीज़ करते हैं सक्रिय, मतलब एक प्रकार से पैसिव आर्टिकुलेशन हम इसको बोल सकते हैं, आर्टिकुलेटर हम इसको बोल सकते हैं, जिसमें क्या चीज़ें होती हैं, जिसमें हमारी जीभ की जो निचली नोक है वो रहेगी, और जीभ सक्रिय रूप से क्या है, आर्टिकुलेटर है। मतलब निचली वाला जो नोक है वो प्लस हमारी जो जीभ है वो क्या है, एक एक्टिव आर्टिकुलेटर है, जिसमें होठ, मुंह और पूरी मतलब जो ऊपर वाला जो हिस्सा है वो सारी चीज़ें वो आ जाएगा इसमें। वो क्या है, होठ और मुंह, पूरी छत क्या है, नॉन एक्टिव आर्टिकुलेटर है। देखो समझने की बात है, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ पे सक्रिय आर्टिकुलेटर की बात कर रहे हैं ये, ठीक है, इसकी सक्रिय आर्टिकुलेटर। तो सक्रिय आर्टिकुलेटर में क्या आएगा, एक तो नोक आ जाएगी, क्या जाएगी, नोक, और जीभ क्या है, ये तो हमारी एक्टिव आर्टिकुलेटर है। अगर नॉन एक्टिव की बात करें, अगर हम यहाँ पे नॉन एक्टिव की बात, जो ऊपरी होठ है वो, ये ऊपर वाला जो होठ है वो, और मुंह, ठीक है ना, मुंह की ऊपर वाली जो छत है वो, ठीक है, तो ये क्या है हमारा नॉन एक्टिव, क्या है, नॉन एक्टिव। अगर हम याद रखना चाहिए, क्योंकि जो ऊपर वाला होठ है और कोमल तालु है वो इंडिपेंडेंट गति कर, मूवमेंट करने के लिए क्या है, इंडिपेंडेंट है, मूवमेंट करने के लिए क्या है, इंडिपेंडेंट है, सक्षम है। लेकिन
तो इनमें से कोई से भी में भी मतलब ऊपर वाले में या नीचे वाले में से भी उसी से ध्वनि को प्रोडक्शन किया जा सकता है। तो एक ना एक भाग उसमें यूज होगा। दूसरा इसमें आर्टिकुलेटर क्या है, दूसरा इसमें ऊपर होठ का जो निचला हो, ऊपर होठ के मामले में जो निचले वाला होठ है, जो नरम तालु है, जो सॉफ्ट चीज़ है, ठीक है ना, उसके मामले में जीभ का करीब, उसको जीभ के संबंध में से लेके आ जाएगा, तो जो इससे जुड़ा हुआ है। मतलब यहाँ पे एक्टिव और नॉन एक्टिव की अगर हम बात कर रहे हैं तो सीधी सी बात है, यहाँ पे आर्टिकुलेशन चीज़ें होंगी ही होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे वो चीज़ हम कर सकते हैं। अगर यहाँ पे बात करें आंशिक समापन की, देखो आंशिक समापन सक्रिय और निष्क्रिय। अब अगर हम जो बात करें ना एक्टिव नॉन एक्टिव आर्टिकुलेटर की, तो यहाँ पे आ जाएगा वो एक दूसरे के से संबंध रखते हैं, क्या ना, क्या करते हैं, एक दूसरे से कांटेक्ट रखते हैं, एक दूसरे से मजबूत रूप से संबंध रखते हैं। यहाँ पे नरम तालु ऊपर उठ जाता है और हवा का क्या करता है, नाक के माध्यम से हवा को बंद हो जाती है, ठीक है। जैसे जैसे नरम तालु क्या है ऊपर उठेगा, वैसे वैसे क्या है, जो हवा का जो एयर का सर्वाइव है वो क्या हो जाएगा, वो नासिका मार्ग को क्या कर देगा, बंद हो जाएगा। और यदि जीभ के किनारे को नीचे कर दिया जाए, इसको जीभ के निचारों को क्या कर दिया जाए, नीचे कर दिया जाए, क्यों, क्योंकि जीभ के जो किनारे हैं और ऊपर के दो दांत हैं वो उनके बीच में पर्याप्त अंतर होता है। सीधी सी बात है, हम समझने से का प्रयास करें इसमें थोड़ा सा कि ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जो जीभ के किनारे हैं, क्या है, जो जीभ के किनारे हैं और ऊपर के जो दांत हैं उनके बीच में क्या है, काफ़ी अंतर है, जो क्या करते हैं, हवा को क्या करते हैं, बिना किसी घर्षण के जीभ के किनारे से निकल जाती है। जब हवा, जैसे हमने जो हमारी मतलब एयर है वो क्या कर रही है, वो मतलब किनारे से बाहर से निकल जाए, क्योंकि उनके बीच में काफ़ी अंतर है। मतलब ऊपर की जो हमारा जो दांत है ना, जो दाढ़ हैं, वो दाढ़ें और जो हमारा वो जो जीभ के किनारे है वो, उनके बीच में क्या है, काफ़ी स्पेस है, काफ़ी अंतर है ना। इस प्रोसेस में भी क्या है, अंतर मिल जाता है, क्योंकि जो सेगमेंटल स्ट्रक्चर है, क्या है, सेगमेंटेशन स्ट्रक्चर, तो उसमें मतलब एक खंडीय संरचना अगर हम बात करें तो एक सेटिंग के तौर पे या एक चीज़ों को समन्वित करने के तौर पे दी गई है, ठीक है। जैसे हम बता रहे थे कि अभी जैसे 3 शब्दों को सम्मिश्रण किया गया ब्लेंडिंग में, ठीक, किसका क्या किया गया, जैसे बिल्ली है, ठीक है ना, बिल्ली को क्या किया गया, 3 ध्वनियों में क्या किया गया है, 3 ध्वनियों में दिया गया है, क्या किया गया है, 3 ध्वनियों में बना है, 3 ध्वनियों से मिलकर के बना है, एक तो सी, एक ए, एक टी। तो ये ध्वनियाँ क्या है, एक शब्द बनाती हैं, शब्दों का निर्माण करने का प्रयास करती हैं, जो क्या करती हैं, एक खंडीकरण करती हैं, जिसमें क्या है, अलग अलग प्रक्रिया होती है। तो सीधी सी बात है, अगर हम यहाँ पे सेगमेंटल और नॉन सेगमेंटल में अंतर यही मिल जाएगा आपको, जिसमें अब उच्चारण के तौर पे चीज़ों को घटा बढ़ा रहे हैं और एक उच्चारण के तौर पे चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं, ठीक है, जिसमें ध्वनि और स्वर और व्यंजन दोनों की मात्राएं बराबर भी हो सकती हैं, जिसमें स्वर भी चलेगा और ध्वनि भी चलेगी, एक प्रतीकात्मक भी चलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हो सकती हैं। तो अगर हम यह एक बात करें सेगमेंटल स्ट्रक्चर की, तो सेगमेंटल स्ट्रक्चर में यही चीज़ है कि हम कोई भी बड़बड़ाहट में, यानी मतलब किसी चीज़ में हम अगर हम बात करते हैं ना, जैसे आराम से हम बात करते हैं, नॉर्मली वो चीज़ें हो रही हैं, अगर हम तेज़ी से बात कर रहे हैं फिर वो इसलिए मतलब ओवर ही चीज़ें हो रही हैं, और हम बीच में रुक के बात कर रहे हैं वो भी चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि एक सीधा सा इफेक्ट ये पड़ता है हमारी साउंड पे भी, हमारी पिच पे भी, हमारे जो पिच है उसके उतार चढ़ाव में भी यही फर्क पड़ता है कि हम किसी भाषा को, किसी शब्द को, किसी वाक्य को किस आधार पे कितने में, कितनी देरी में बता पा रहे हैं, कितनी देर में कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये एक स्पीच का एक स्ट्रक्चर है,
कि किस प्रकार से चीज़ों को बताया गया, किस चीज़ का एक मानदंड के हिसाब से इनको सेट किया गया, गठित किया गया है, वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे चीज़ों को समन्वित करने का प्रयास करता है। ठीक है, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। अगर हम यहाँ पे बात करें कि किसी के अनुसार दे दें या फिर किसी ऐसे प्रोजेक्शन में इन चीज़ों को दे दें, ये बड़बड़ाहट के रूप में, वॉइस के रूप में, समुच्चय के रूप में, है ना। तो लैंग्वेज क्या है, एक स्ट्रक्चर बनाती है, वर्ड क्या है, एक स्ट्रक्चर बनाने का काम करते हैं। वो स्ट्रक्चर जब हम बना लेते हैं तब हम उसको एक लय प्रदान करते हैं, एक आवाज़ को स्पष्टता प्रदान करते हैं, स्वरों को स्पष्टता देते हैं, जो एक ध्वन्यात्मक खंड के रूप में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। सीधी सी बात है, मतलब छोटी सी बात है, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। वॉइस और ग्लेटिस, ठीक है ना, ये क्या करते हैं, वॉइस और ग्लेटिस में, यानी एक बॉक्स या फिर एक वॉइस बॉक्स, एक जिसमें वॉइस लेंस होता है, जो मूल्यों को परख करते हैं, तो एक भाषा के रूप में, एक संरचना के रूप में एक मॉडल को बनाने का काम करते हैं। तो लैंग्वेज हमारी क्या है, उस पर हम क्या कर सकते हैं, शब्द को कैसे उच्चारित करेंगे, कितने में हमें बोलना है, उच्चारण कैसा रखना है, वो चीज़ें इसमें स्पष्ट रूप से क्लियर होके आ जाएंगे। तो ये इस वीडियो में, आज की जो वीडियो रहेगी, इस वीडियो में ये चीज़ें हम बताने की कोशिश करते हैं कि इसमें हमने कितनी किन चीज़ों को बताया है। अगर आपका कोई भी इसमें क्वेश्चन आते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिएगा। नेक्स्ट जैसे ही हम कोई आप वीडियो बनाएंगे इस सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो तब हम उसमें आपका आंसर देंगे। अधिकतर वीडियो के लिए, अधिकतर जानकारी के लिए चैनल के साथ बने रहिए। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए और उन बच्चों तक पहुंचाइए जो बच्चे विशेष शिक्षा में या फिर अपने किसी इसी सब्जेक्ट से, चाहे वो बच्चा HI का है, IDD का है, वो जो कॉमन पेपर हैं, कॉमन पेपर के हमारे जो प्रीवियस वीडियोस हैं उनको देख ले, उनको सुन लीजिए, और आने वाले समय के लिए जो वीडियो बनेगी उनके लिए भी हम तैयार रहेंगे। और दूसरा, बने रहिए और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और बच्चों तक पहुंचाइए।